यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी बात काल्पनिक है। वास्तविक जीवित या मृत व्यक्तियों या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति के प्रति कोई अपराध करने का इरादा नहीं है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम पहली नज़र का प्यार एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 7वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले 6 भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं। साहिल सीढ़ियों पर खड़ा कुछ सोच रहा था। वह फिर एकदम से वापस मुड़कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा रूम में जाने के लिए। ये तो मेरी ही अपनी बीवी है, फिर मैं क्यों जाऊं बाहर यहाँ से? मैं तो नहीं जाऊंगा, अब यहीं रहूंगा। साहिल ने आंखों में शरारत लिए अपने आप से कहा था और वापस रूम के अंदर आ गया। तब तक रैना भी साड़ी मैक्सिमम पहन ही चुकी थी। जब साहिल को अंदर आता देखा तो एक बार फिर से झिझक उठी। क्या हुआ रैना? साहिल ने रैना को अपने आप को देखता हुआ पाया तो काफ़ी रिलैक्स होकर पूछा। आप तो चले गए थे ना? नहीं तो मैं कब गया था? मैं तो यहीं था, मेरा रूम है, मैं क्यों जाऊं? साहिल की आवाज़ में दबी हुई शरारत और हंसी छुपी हुई थी। मैं बाथरूम में जाकर चेंज कर लूँगी, आपको शायद काम है कुछ। रैना बेचारी साड़ी संभाले चुपचाप वहाँ से चली गई और साहिल का मकसद पूरा हुआ था उसे तंग करने का। तो हंसता हुआ आकर वह भी पेट के बल गिरता हुआ सा लेट गया। रैना जब बाहर आई तो साहिल को वहीं कमरे में पाया। वो चुपचाप आकर मिरर के सामने खड़ी खुद को और साड़ी की सिलवटों को ठीक करने लगी थी। लिसन रैना, अगर तुम्हें साड़ी पहनने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इट्स ओके। ज़रूरी नहीं कि शादी के बाद तुम साड़ी ही पहनो, कुछ और नहीं। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं यहाँ, कुछ और पहन लो। तुम्हें जो चाहिए वह पहन सकती हो, चाहे तो सूट पहनो या फिर जो तुम्हारी मर्जी हो, कोई तुम्हें यहाँ टोकेगा नहीं। रैना, जो अभी साड़ी को पकड़े संभाल रही थी, तो उसकी बेचैनी को साहिल ने भांपते हुए कहा, जब मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी मम्मी या फिर मेरे घर में तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम यहाँ अपनी मर्जी से जो चाहे पहन सकती हो रैना, और जो चाहे कर सकती हो रैना। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे साड़ी पहनना आती नहीं, मीता दीदी ने सिखाई थी थोड़ी बहुत, तो इसलिए टाइम लग जाता है। रैना ने मिरर में ही साहिल को देखते हुए कहा, जो रैना के पीछे सामने बेड पर था। इट्स ओके, लेकिन अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे तो तुम चेंज कर सकती हो। नहीं, मैं ठीक हूँ। साहिल ने रैना की तरफ देखा, जबकि रैना की नज़रें अभी भी झुकी हुई थी। वो कहकर जल्दी जल्दी कमरे से बाहर आ गई और साहिल अपने बालों में हाथ फेर कर रह गया। इसको सारी शर्म सिर्फ मुझसे ही है क्या? पर शायद इसे पता भी नहीं कि ये जितना मुझसे शर्माती है उतना ही मुझे हर बार उसकी ये अदा घायल करके जाती है। साहिल के लबों पर इख्तियार मुस्कान फैल गई थी रैना का सोचकर। अरे यार रिमझिम, तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मेरा जाना ज़रूरी है क्योंकि मम्मी जा रही है मासी से मिलने और पापा को कुछ इम्पॉर्टेंट काम है, इसलिए अब मुझे ही मम्मी के साथ जाना होगा। रिमझिम के सामने बैठा सागर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। वह यहाँ कॉफ़ी शॉप में रिमझिम से मिलने आया था और जैसे ही उसने रिमझिम को बताया कि वह अपनी माँ के साथ अपने ननिहाल जा रहा है तो रिमझिम का मूड ऑफ हो गया था। हाँ, तो तुम्हें ही क्यों जाना है? रंस भाई चले जाए ना। तुम्हें पता है कि जब तुम अपने ननिहाल जाते हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पर रिमझिम बेचैनी से बोली। आई नो रिम्मी, क्योंकि वहाँ पर अंजलि है, यही ना? सागर ने रिमझिम की बात काटते हुए कहा था तो वो बस सागर को चुप से देखे गई, क्योंकि सच यही तो था। सागर फिर बोला, अरे यार, अंजलि मेरी कज़न है, बस अब तुम इतना तो भरोसा करो ही मुझ पर। रिम्मी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तो कभी अंजलि की तरफ नज़र उठाकर देखा भी नहीं, ये तुम भी जानती हो। आई नो सागर, तुम नहीं देखते हो, लेकिन वह अंजलि, वह तो हर वक्त तुम्हें ही देखा करती है ना। रिमझिम उसे रूठे अंदाज में गुस्से से बोली। हाँ तो कज़न फ्रेंड भी तो होते हैं, और क्या? हाँ और क्या? मैंने देखा है सागर, मैंने उसकी आंखों को देखा है। जब तक तुम उसके सामने या आस पास होते हो उसकी नज़रें बस तुम पर ही तो टिकी हुई होती है।
रिमझिम ने गुस्से में आकर सागर की बात काटते हुए जल्दी से उसका कॉलर पकड़ लिया और उसी तरह चिढ़कर बोलते हुए सागर को झटकती रही, जबकि सागर चुप था। रिमझिम को ही तो उसने इतना हक दिया था कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकती थी, और कोई भला उसका गिरेबान छूने की हिम्मत कैसे कर जाता। रिमझिम, तुम यहाँ मुझसे लड़ाई करने आई हो ना? अभी अगर मैंने तुम्हें छुआ तो तुम कहोगी कि तुम मुझे मार डालोगी। मैं तुम्हें छूने के बहाने करता रहता हूँ वगैरह वगैरह, पर यूँ तुम मुझे ऐसे डांट पटक कर जो बार बार उकसा रही हो मुझको, उसका क्या? क्यों तुम मेरे करीब आ रही हो? अगर मैं खुद पर अपना कंट्रोल खो बैठा तो? सागर को अपने सामने बैठी रिमझिम पर हंसी आने लगी थी, पर वो चेहरे से शांत ही बना रहा और उसे छेड़ते हुए बोला, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? रिमझिम ना समझ सी बोली, यही कि अगर मैंने अभी इसी भरे शबा में तुमको। सागर ने इस बार नौटी अंदाज से एक आंख दबाकर कहा और बात अधूरी छोड़कर रिमझिम को छेड़ा तो रिमझिम ने जल्दी से उसका कॉलर छोड़ दिया और सीधी होकर बैठ गई। क्या हुआ जान, पकड़ो ना मुझे, सच्ची मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। कितने बड़े डफर हो तुम, मैं यहाँ तुम्हारी इंसल्ट कर रही हूँ तुमको ऐसे, और तुम्हें क्या ज़रा भी शर्म नहीं आती क्या वाकई सागर? रिमझिम ने अपनी झेप मिटाने के लिए सागर को घूर कर कहा तो वो खुलकर हंस दिया। नहीं, मैं बेशरम हूँ, शर्म करके अपना नुकसान नहीं करवाना मुझे। सागर ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए रिमझिम को आंख मारी तो उसे अपनी पूरी बॉडी में जैसे कोई कंपन सी महसूस हुई थी। मुझे अंजलि का तुम्हें देखना नहीं अच्छा लगता, मैं क्या करूँ? बहुत कोशिश करती हूँ कि चुप रहूँ, पर रिमझिम वापस अपने उसे टॉपिक पर आई और बेचैन सी होकर बोली, सागर मन तो करता है मैं उसकी आंखें नोच लूं, पर क्या करूं, तुम्हारी कज़न है। यार रमी, तुम्हें किस बात की प्रॉब्लम है? मुझे समझ नहीं आता, जबकि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ और अब भी कहता हूँ, यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट लव। रिमी, मैं तुम्हारे अलावा किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं दूंगा। कोई मुझे देखता है या फिर मुझसे प्यार करे, ये उसकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। सागर, मैं अब बस। सागर ने रिमझिम के होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कराते हुए कहा, रिम्मी, नहीं करता मैं किसी और से प्यार, क्योंकि कर ही नहीं पाऊंगा। मेरा दिल तो बस तुम्हारे लिए धड़कता है, ये तुम जानती हो। मैं भला कैसे हो जाऊंगा किसी और का, मेरी पागल डार्लिंग? हाँ, तो तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? कोई और नहीं जाता? क्यों? कोई और क्यों नहीं जाता? रिमझिम ने अपने होठ पर रखी सागर की उंगली को हटाकर कहते हुए वो हाथ थाम कर उसे अपने गाल पर रख लिया। रंस चाचू का तो नाम ही मत लो अभी, वैसे भी वो और बचे पापा तो वो बिजी हैं। अब मैं जाऊंगा क्योंकि मैं। सागर एक बार फिर से बोलते बोलते चुप हुआ था और रिमझिम को देखने लगा, जो बेपनाह प्यारी सी मायूसी आंखों में लिए सागर का हाथ अपने गाल से चिपकाए बैठी सागर को ही देख रही थी। सागर को टूट कर प्यार आया था रिमझिम के उस पल के मासूमियत वाले अंदाज पर, और वो उसका गाल थपथपा कर बोला, रिमझिम ज़रूरी है, तभी तो जा रहा हूँ। मम्मी कब से अपने मायके नहीं गई हैं और अब उनका जाने का मन है। वैसे भी रैना मासी और रिया दी की शादी हो गई है तो वह घूमना चाहती हैं, अपने मायके वालों को देखना चाहती हैं, और अब मैं उन्हें मना तो नहीं कर सकता। रिमझिम, मैं अपनी मम्मा का इकलौता बेटा हूँ, और अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो उनका ख्याल और कौन रखेगा? फिर ठीक है, जाओ। रिमझिम ने ऑफ हुए मूड से कहा था और उसके हाथ छोड़ दिया, जबकि सागर के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो अपनी चेहरे खिसकाते हुए रिमझिम की और भी करीब चला आया। मेरी एक बार तुमसे शादी हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस कभी जाने नहीं दूंगा तब पता चलेगा तुम्हें। सागर ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मतलब शादी के बाद बताऊंगा, अभी बताओ। जब मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपने घर ले आऊँगा और फिर कभी तुम्हें तुम्हारे मायके नहीं जाने दूंगा, और क्या? सागर ने रिमझिम को चिढ़ाते हुए शरारत से कहा तो उसके चेहरे पर भी शर्म की मुस्कान आ गई। तुम अगर मुझे मेरे घर जाने नहीं दोगे तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे बिना कहीं जाना भी तो नहीं है ना। अच्छा, अपनी बारी आई तो गुंडागर्दी कर रही हो? पुलिस वाले की बहनों से बचकर ही रहना चाहिए रे बाबा। हाँ, तो रहना चाहिए था बचकर, पर मैं कैसे रहता बचकर?
इन जालिम निगाहों का वार जो करती थी तुम। किसने बोला था ये कातिल अदाएं मेरे सामने दिखाने की? घायल होता चला गया मैं बेचारा। अच्छा, मतलब सारा दोष मेरा है? रिमझिम ने उसे आंखें दिखाई थी। दोस्त किसी का भी हो, चोट तो मुझे मिली है और इसकी सज़ा तुम भुगतोगी। एक बार आओ तो सही मेरे घर, मेरी दुल्हन बनकर, फिर बताता हूँ कितना जुल्म किया है तुमने मुझ पे। बड़े आए मुझे मेरे घर तुम रोज़ घुमाने ले जाओगे, नहीं तो देखना तुम। ऐसे ही तो मेरी मम्मी भी हैं, वह भी अपने मायके जाना चाहती हैं, तो मैं उन्हें क्यों ना ले जाऊं? उनका बेटा हूं मैं। सागर ने रिमझिम को समझाया। तुम बेफिक्र रहो, किसी भी अंजलि का कोई भी वार मुझ पर काम नहीं कर सकता जानू, क्योंकि मैं तुम्हारा मरीज हूँ। सागर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम कहीं भी जाओ, बस मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। इस बार रिमझिम ने कुछ इस तरह से कहा कि उसकी आंखों में भरा पानी छलक कर उसके गालों पर फैलने लगा था। रिमझिम रो दी थी शायद, तो सागर ने फौरन ही लपक कर उसे अपने गले से लगा लिया। तुम तो रोने लगी। अरे पागल, तुम इतना क्यों सोचती हो? मुझे सोचना पड़ता है सागर, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। तो मैं कौन सा तुम्हें छोड़ कर जी पाऊँगा? पर तुम कितना लापरवाह तो हो। अब मैं क्या लापरवाही की मैंने? बताओ ज़रा मुझे। कहो तो अभी तुम्हें तुम्हारे घर वालों से बात करूं और कल के कल ही तुमसे शादी भी कर लूं। सागर हंस कर बोला। बस यही बात तो तुम्हारी झूठी लगती है फट्टू कहीं के। अब तक तो तुम अपने इतने प्यारे भाई और दोस्त मेरे शाहिल भाई से तो बात कर नहीं पाए, जो कि तुम्हारी कोई बात नहीं टालते। वो तुमसे कितना प्यार करते हैं और जब भी तुम उनसे बात करने से इतना डरते हो, तो फिर मेरे घर वालों से क्या बात करोगे? सागर बोला। रिम्मी, तुम्हें गुस्सा इस बात का है कि मैं ननिहाल जा रहा हूँ, या फिर इस बात का है कि मैं तुमको? मुझे दोनों बात पर गुस्सा है। मैं तुम्हें हमेशा के लिए पाना चाहती हूँ और वह शादी से ही पॉसिबल होगा। रिमझिम ने सागर की बाल काटी थी। सागर, जब तक मेरी तुमसे शादी नहीं हो जाएगी, मेरा तुम पर कोई हक नहीं है और कोई भी आकर तुम्हें मुझसे छीन सकता है। पर याद रखना सागर, अगर तुम किसी और के हुए तो उसी दिन मेरी मौत होगी। कैसी बातें कर रही हो रिमझिम? तुम शादी करना चाहती हो ना? ऑफ कोर्स करूँगा, आई एम रेडी। पर तुम ज़रा सोचो, अभी तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है और अभी मैं कैसे तुम्हारे घर पर तुमसे शादी की बात कर सकता हूँ? सागर का दिल कटकर रह गया था रिमझिम की बात से। पर मुझे पढ़ाई नहीं करनी। क्या तुम अनपढ़ लड़की से शादी नहीं करोगे क्या? सागर, जो रिमझिम के उदास चेहरे और आंखों के पानी को देखकर खुद उदास हो गया था। रिमझिम के इस तरह कहने से उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। यार, तुमको ऐसी प्यारी बातें आती कहाँ से है? कितना भी सैड हो बंदा, तुम्हारी बातों की खूबसूरती में पागल ही हो जाए। अरे माय लव, तुम अनपढ़ क्या, अगर अंधी बहरी होती तब भी मैं तुमसे शादी जरूर करता, और काली कलूटी भी। सागर ने हंसते हुए शरारत से कहा था, तो रिमझिम ने उसके सीने पर 2-3 मुक्के जड़ दिए। मेरा मजाक उड़ाते हो? मार डालूंगी तुम्हें। तुम मारना चाहो तो मैं मरने को तैयार ही बैठा हूँ। सागर ने उसके हाथ थाम लिए थे, जो वो उस पर एक अदा और नज़ाकत से बरसाए ही जा रही थी। सागर, मुझे तुम हर कीमत पर चाहिए ही चाहिए। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, पर मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगी। मर जाऊंगी पर तुमको। इससे पहले रिमझिम कुछ और बोल पाती कि सागर उसके होठों को जल्दी से अपने होठों से छूकर दूर हट गया। सागर ने ये सब इतने जल्दी में किया था कि रिमझिम जैसे जमकर रह गई और फिर घबरा कर अपने चारों तरफ देखने लगी, जहाँ कॉफ़ी शॉप में हज़ारों लोग बैठे थे। ये क्या पागलपन है सागर? किसी ने देख लिया तो? हाँ, तो देखने दो, मेरी होने वाली वाइफ हो तुम, सबको पता चलना चाहिए। सागर ने बेपरवाही से कहा। हक है मेरा तुम पर, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा? वही तो मुझे समझ नहीं आता कि जाने कितना फोर्स किया होगा आप लोगों ने रैना को, जब उस बेचारी ने साहिल से शादी की हामी भरी होगी, क्योंकि वो भी मुझसे प्यार करती है, मुझे शादी करना चाहती थी, पर आप लोगों ने। उधर रंस अपने भाई और भाभी के सामने खड़ा अपनी जिद लिए जोर जोर से बोल रहा था।
यही सवाल तो हर रोज वो राज और मीता से करता आ रहा था जब से वो न्यूयॉर्क से वापस लौट कर आया था। रंस कई दिन बाद घर वापस आया था और काफ़ी खुश भी था क्योंकि वो जिस बिजनेस प्रोजेक्ट के सिलसिले से घर में अपनी शादी छोड़ कर गया था, बिना किसी को इल्तला किए उसका वो काम बन गया था। अब रंस बस रैना से शादी करके न्यूयॉर्क में सेटल होने का सपना सजा रहा था। पर जब घर आते ही उसे रैना और साहिल की शादी का पता चला तो उसके सारे सपनों के साथ साथ वो खुद भी टूट गया था और उसी दिन उसने घर में खूब कोहराम मचाया था। तब रैना भी वहीं थी और उसने रैना को भी काफ़ी डांटा था कि आखिर वो कैसे चुपचाप साहिल का हाथ थाम सकती है जबकि वो उसकी है। यही वजह थी जो उस दिन से ही साहिल उसका दुश्मन बन बैठा था और अपने परिवार ही गैर जिसने रंस बस अब मतलब तक का ही रिश्ता निभा रहा था। उस दिन भी जब साहिल रैना से मिलने आया तो उसका मूड खराब हो गया था और जब साहिल रैना को पूरे हक से अपने साथ ले गया तो रंस के गुस्से को हवा दे गया था। रंस को बुरा लगा था कैसे साहिल ने कहा और रैना उसके साथ चली गई। उसके अपने ही भाई भाभी और भतीजे ने उसे साहिल के साथ हंसी खुशी भेज दिया था। मुझे आप लोगों से ऐसी उम्मीद हरगिज़ नहीं थी कि आप लोग मुझसे दुश्मनी निभाएंगे भाई आपने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। जब छीनना ही था तो ख्वाब क्यों दिखाए थे? बोलिए भाभी, आपने पहले क्यों किया था मेरी और रैना की शादी फिक्स जब आपको करवानी ही नहीं थी ये? रंस, हमने गलती की है ये तो तुमने बड़ी आसानी से कह दिया, लेकिन हमने गलती की क्यों ये भी तो तुम ही जानते हो। आखिर वजह तो तुम ही थे ना। राज ने रंस को डांटती नज़रों से देखते हुए कहा, कितनी आसानी से तुम चले गए थे उस दिन सब कुछ छोड़कर, जैसे सब खेल ही तो था। अगर उस दिन हमने रैना के लिए यह फैसला नहीं लिया होता तो तुम सोच भी नहीं सकते उसकी लाइफ का क्या अंजाम हो सकता था, क्या मोड़ आता। लाइफ अगर उस दिन शादी रुक जाती तो क्या कहर हो जाता। राज भाई मुझे तो यह समझ नहीं आता। रंस जैसे छल्ला उठा था राज की बात पर। हाँ, मैंने गलती की थी, बस इतनी गलती कि जाने से पहले मैंने आप लोगों को बताया नहीं, पर मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे अर्जेंटली जाना पड़ा इसलिए। लेकिन आप लोगों ने भी मेरा ज़रा भी वेट नहीं किया। क्यों भाई, क्यों? रंस, अगर हम तुम्हारा वेट कर सकते तो तुम्हारा वेट ज़रूर करते, ये तुम अच्छे से जानते हो। तुम तो अपना करियर बनाने चले गए और यहाँ छोड़ गए थे अपने पीछे एक ऐसी ज़िंदगी जो बर्बाद हो जाने के कगार पर आ खड़ी थी। रैना टूट रही थी। उस वक्त मैंने देखा था उसे कैसे बेबसी से वो अपनी आंखों में तुम्हारा इंतजार लिए मंडप पर बैठी सब देख रही थी कि तुम कब आओगे, तुम कहाँ हो, तुम क्यों उसे छोड़ कर चले गए। इस बार मीता ने दुख और अफसोस भरी आवाज़ से कहा, रंस, तुम नहीं जानते हो, अगर एक लड़के की बारात मंडप से लौट जाए, उसकी शादी के फेरे होते होते रुक जाए तो उसका क्या होता है। और तुम तो उसे मंडप पर ऐसे छोड़ कर चले गए थे जैसे। राज रंस को गुस्से में घूरते हुए डांट रहे थे। आज वह भुला ही बैठे थे कि रंस उनका भाई था। तुम्हें जाना था तो चले जाते, पर मुझसे बोलते, मैं तुम्हारी शादी थोड़ा आगे बढ़ा देता। पर तुम तो जैसे रैना को गिरी पड़ी कोई चीज़ समझ बैठे या अपना कोई खिलौना कि जब चाहा जैसे चाहे इस्तेमाल कर लिया। नहीं राज भाई, मैं रैना से बहुत प्यार करता हूँ और रैना भी मुझसे प्यार करती है। मुझे पता है भाई कि वह आज भी मुझे ही प्यार करती होगी, बस साहिल के साथ तो समझौते का रिश्ता निभा रही है। एक ऐसी शादी जिसमें वो खुश नहीं तो क्या वह शादी है? भला आप ही बताइए भाभी। रंस ने इस बार लजर कर जख्मी नज़रों से अपने भाई को देखते हुए धीरे से कहा और जल्दी से मीता के पास आ गया। भाभी, वो आपकी बहन है और मेरे प्यार, प्लीज़ हमें अलग मत कीजिए। रंस, तुम शायद समझ नहीं पा रहे, तुम भूल रहे हो रंस कि तुम अब जो कह रहे हो वो नहीं हो सकता। रंस ने मीता के हाथ थाम कर गुहाई लगाई थी जैसे, तो वो भी उसी अंदाज में बेबसी से बोली। रंस पूरे कमरे में इधर उधर तिल मिलाए जा रहा था, कभी मीता से तो कभी राज से। बस वो रैना को वापस ले आने की रिक्वेस्ट करता रहा। भाई बस एक बार रैना से पूछ तो लीजिए, क्या वह वहाँ उस घर में खुश है? क्या उसे साहिल पसंद है? शादी के मंडप पर आपने बिना रैना से पूछे उसके साथ साहिल को बैठा दिया। क्या उस वक्त रैना खुश थी? क्यों?
क्यों भाभी, क्यों आप लोगों ने रैना से उसकी मर्जी नहीं जानी? उसकी मर्जी मैं हूँ, सिर्फ मैं। मुझे पता है वह मुझे चाहती है, सिर्फ मुझे। ये शादी जबरदस्ती की है। रंस जैसे पागल हो रहा था आज रैना के लिए और उसके सर पर खून सवार था। वो जब से घर लौटा था रोज ही कुछ ना कुछ नया तमाशा करता ही था, पर आज उसने शायद जिद ही कर ली थी और उसके भाई भाभी उसके इस पागलपन पर खुद भी बेहद परेशान थे। सागर भी जैसे ही ऑफिस से घर आया उसे घर में उसे उठे इस तूफान का सामना करना पड़ा और वो उसे कमरे के बाहर खड़ा सब चुपचाप देखता रहा, जहां रंस ने उसके मम्मी पापा को कटघरे में खड़ा कर रखा था। भाभी, मुझे रहना चाहिए, आई लव हर, प्लीज़ मुझसे उसको दूर ना कीजिए, रंस ने मीता से कहा जब राज भड़क उठे। रंस, बस करो, बस करो, अब चुप हो जाओ वरना मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर। राज रंस के गाल पर थप्पड़ मारते मारते जाने क्या सोच कर रुक गए थे और उनका हाथ हवा में लहराता तना रहा। क्या रैना ने कभी तुमसे कहा था कि वह तुमसे प्यार करती है? राज ने अपने हाथ हटाते हुए वापस खींचते इस बार रंस की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, जिस पर रंस चेहरा इधर उधर घुमाने लगा, क्योंकि यह सच ही तो था। आखिर रैना ने कब उससे अपने प्यार का इजहार किया था? रैना ने मुझसे कहा नहीं था, पर रंस नीचे नजर किए हुए अपने आप में ही हड़बड़ाने लगा। उसके होंठ तो हिले थे पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, जैसे उसके पास कोई जवाब ही नहीं था इस सवाल का। बोलो रंस, क्या हुआ? नहीं है कोई जवाब तुम्हारे पास? मतलब रैना ने तुमसे कभी बोला ही नहीं, बस तुम ही। राज ने रंस को तने हुए चेहरे से चिढ़कर देखा। रैना तो हमेशा से ऐसी ही है, कोई भी अपना उसके लिए कुछ करे वो उस पर हामी भर देती है, और हमने ही अब तक उसके लाइफ के सारे फैसले किए थे और वो सर झुकाकर सब मान भी लेती थी, क्योंकि हम उसकी दीदी और जीजू हैं, उसके लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे। ये सोचकर रैना ने कभी हमारे फैसलों पर उंगली नहीं उठाई, मीता धीरे धीरे भरी हुई आवाज़ से कह रही थी। रैना की ज़िंदगी का ये फैसला भी हमने अपनी मर्जी से लिया था, क्योंकि हमें पता था कि तुम रैना के लिए सही साबित होगी रंस, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शायद तुमने बीच राह में उसे छोड़ा और साहिल उसका मुकद्दर बन गया, और अगर रैना तुमसे प्यार करती भी थी तो अब तुम भूल जाओ ये सब रंस, क्योंकि रैना अब किसी की बीवी है और उसकी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी है, जिसमें जहर घोलने की कोशिश मत करो तुम। रंस, जो अपनी भाभी मीता की बातों को एकटक दर्द भरी नज़रों से खड़ा सुन रहा था, जब राज ने इस बार कड़क लहजे में कहा था, रंस, अगर तुम मेरे भाई हो तो वह भी मेरी बेटी है, मैं उसे और तड़पता नहीं देख सकता। बिन माँ बाप की बेटी है जिसे हमेशा मायूस ही देखा है मैंने, पर अब साहिल ही उसके लाइफ का हिस्सा है, बस फाइनल। ऐसे कैसे भूल जाऊँ मैं रैना को? प्यार करता था मैं उससे, और मुझे पता है वह मुझसे प्यार करती है। मैं उसे साहिल से छीन कर ही रहूँगा, वह सिर्फ मेरी है। रैना वहाँ खुश नहीं है, मुझे पता है। रंस राज के फैसले को सुनकर चीख उठा। चाचू! सागर ने दौड़कर रंस को पकड़ते हुए संभाला था, नहीं तो वो लड़खड़ाकर गिर ही जाता। चाचू प्लीज़ होश में आइए। सागर तो अपने माँ बाप को समझा। सागर, तू अपने माँ बाप को समझा यार, आई लव रैना। रंस ने सागर के कंधे पर हाथ रखकर बेहद रिक्वेस्ट से कहा तो वह सर झुका गया। क्या हुआ सागर, कुछ बोल। सॉरी चाचू, पर अब कुछ नहीं हो सकता। मैं आपके साथ हमेशा रहा हूँ, पर इस बार आई एम रियली वेरी सॉरी चाचू। रंस प्लीज छोड़ दो रैना को, बहुत दर्द सहा है मेरी बहन ने बचपन से अब तक, पर अब भगवान के लिए उसे चैन से जीने दो। रंस, मैंने गलती की थी तुमसे शादी फिक्स करके रैना की, लेकिन तुमने क्या किया? अगर तुमको उससे इतना ही प्यार था तो क्यों चले गए थे तुम उसे ऐसे बेसहारा छोड़कर? मीता ने रंस के सामने रोते हुए दर्द से जैसे अपने हाथ ही जोड़ दिए। देखो रंस, अगर उस दिन साहिल ने रैना का हाथ नहीं थामा होता तो उसका क्या होता तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अरे मैं तो शुक्रगुजार हूँ साहिल की कि उसने एक सवाल भी नहीं किया और चुपचाप रैना की मांग में सिंदूर डाल दिया। वह भी तो कह सकता था कि भला मैं ऐसी लड़की को क्यों अपनाऊं जिसे कोई छोड़ कर चला गया है। तुम नहीं समझोगे रंस,
ऐसी बेसहारा छोड़ी गई लड़कियों को कोई नहीं अपनाता, लेकिन साहिल ने बेझिझक बिना कुछ बोले अपने परिवार के लिए, मेरी रैना के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। साहिल की कद्र मेरी नज़रों में और बढ़ गई है। जहाँ मैं उससे प्यार करती थी, आज मैं उसकी इज्जत करने लगी हूँ। कुछ नहीं जानता मैं साहिल और शाहिल, सबको बस साहिल ही पसंद है, और इसलिए आप सबने रैना की शादी साहिल से करवा दी, कोई और नहीं मिला। रंस झल्लाहट से चिल्लाया। तो तुम्हें साहिल से प्रॉब्लम है, रैना की शादी उससे हुई है, इस बात से नहीं, है ना? राज ने रंस की बातों पर तर्क रखते हुए जैसे उसको सवालिया नजरों से देखा। क्यों जलते हो तुम आखिर साहिल से? मैं उससे जलता नहीं था राज भाई, लेकिन अब से वह मेरी नफ़रत में है, और कितनी नफ़रत करता हूँ मैं साहिल से, ये मैं अब आप लोगों को दिखा कर ही रहूँगा। रंस ने इस बार अपनी बात क्लियर करते हुए काफ़ी इम्तिनान से कहा। रैना सिर्फ मेरी है, मैं इसको वहाँ से वापस लेकर ही आऊँगा, साहिल से छीन कर, रंस ने ठोस लहजे में कहा था, और पाँव पटकता हुआ वहाँ से चला गया। रंस की बातों से मीता लाचार सी होकर वहीं ज़मीन पर गिरकर बैठ गई। अब रंस क्या करने वाला है? राज, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं इसने रैना और साहिल की लाइफ में कुछ। मीता बोलते बोलते अपनी आधी अधूरी बात पर ही रोने लगी थी, और सागर उनके पास बैठा उन्हें अफसोस से देख रहा था। मीता, तुम चिंता मत करो, रंस ऐसा कुछ नहीं करेगा, और अगर इसने कुछ किया भी तो मैं हूं ना, यू डोंट वरी। राज मीता को समझा रहे थे, पर मीता का दिल डर से बैठा जा रहा था। साहिल, जो आज दोपहर में ही घर आ गया था, तो उसे पता चला कि रंस आया हुआ है। रेखा ने साहिल को बताया, और वह अपने काम में व्यस्त हो गई, जबकि साहिल घर के चारों तरफ देखने लगा था कि आखिर रंस आया है तो है कहाँ। उसे घर के हाल में रंस कहीं दिखाई नहीं दिया, तो वो गेस्ट रूम में चला गया, और जब वहाँ भी रंस नहीं मिला तो वो वापस हॉल में आ गया। क्या हो साहिल, क्या ढूंढ रहे हो? राधा ने साहिल को बीच हॉल में खड़े इधर उधर को ढूंढती नजरों से चारों तरफ देखते हुए देखकर पूछा। किसे ढूंढ रहे हो देवर जी? तुम्हारी बीवी तो ऊपर है, तुम शायद उसी को तो यूँ चोर नजरों से पूरे घर में खंगाल रहे हो, है ना? राधा ने शरारत से हंसते हुए कहा। भाभी, रंस आया है क्या? मम्मी ने बोला कि वो। साहिल ने सामने खड़ी राधा से जल्दी से पूछा। कहाँ है वो? हाँ, वह तो रैना के साथ ही है, तुम्हारे रूम में, राधा ने बताया। क्यों? आप सब तो यहाँ हैं, फिर वो उसे वहाँ क्यों ले गई? साहिल को ये सुनकर जाने क्यों अच्छा नहीं लगा था। मम्मी ने ही कहा था, तो रैना उसे अपने रूम में लेकर चली गई, और रैना भी। इससे पहले राधा पूरी बात कर पाती, साहिल सीधा वहाँ से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वह जल्द से जल्द अपने कमरे में जाना चाहता था, जहाँ रैना और रंस आपस में बातें कर रहे थे। जाने के ऊपर साहिल का दिल बेचैन हो उठा था, जलन भी थी या फिर कुछ और, साहिल खुद नहीं समझा था। रैना, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे पता है तुम यहाँ खुश नहीं हो, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। क्यों रैना, क्यों की यार तुमने यह शादी? क्या तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं था? रैना, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया हूँ, इसलिए तुमने। रंस रैना के सामने खड़ा उसे आंखें दिखाते गुस्से और छल्लाहट में घूर रहा था। रैना, घर वालों ने बोला और तुमने साहिल से शादी कर ली, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम रैना? वाई? रंस, मेरी क्या गलती है? मेरे लिए हमेशा मेरी दीदी और जीजू ने ही फैसले लिए हैं, और हमेशा सही भी हुए हैं। आज यह फैसला भी उनका ही था, तो मैंने इसमें। रैना बोली। तो इसका मतलब वह लोग जो भी करेंगे तुम वह सर झुकाकर मान लोगी, इंसान हो या रोबोट? रंस ने रैना की बात काटते हुए इरिटेशन से कहा। आई नो रैना, उन्होंने तुम्हारे लिए हमेशा सही फैसले लिए हैं, लेकिन यह फैसला बिल्कुल गलत है, क्योंकि तुम खुश नहीं हो सकती इस शादी से। रैना, मुझे पता है तुम साहिल के साथ खुश नहीं, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। यह शादी एक समझौता है। रैना, तोड़ दो इसे। रंस, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या बचपना है ये? तुम चले जाओ यहाँ से, अगर किसी ने सुन लिया तो बेकार में। जाओ रंस, प्लीज़। रैना इरिटेट होकर झल्लाहट से बोली। तो सुनने दो, मैं किसी से डरता नहीं। रंस ने उसका हाथ पकड़कर झकझोर दिया, जिसके दर्द में रैना के मुंह से एक आह निकल गई। छोड़ो मुझे रंस, दर्द हो रहा है, छोड़ो।
पहले बताओ तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। रंस ने एकदम ही सवाल किया तो रैना चुप होकर रह गई। रैना, तुमने कभी अपनी जुबान से इकरार नहीं किया, लेकिन आज मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ। बोलो रैना, यू लव मी। रंस, मैं मैरिड हूँ, ऐसी बातें सोचना भी मेरे लिए गुनाह है। ये तुम क्या पागलपन कर रहे हो? प्लीज जाओ। रैना ने जलकर कहा, मैरिड नहीं हो तुम, समझे तुम? जबरदस्ती का रिश्ता कोई नहीं होता रैना। रंस, मुझे लगा तुम यह सब भूल गए हो और मुझसे मिलने यहाँ आए हो, तो तुम्हें मुझसे बात करनी होगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई मम्मी से पूछ कर। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह से मुझे। रैना बोलते बोलते चुप हो गई थी, जिसे उसके पास कोई जवाब ना हो। रैना की आंखें रंस के ऐसे बर्ताव से आंसुओं से डबडबा गई थी और वो जैसे रो देने को थी। तुम मेरे जीजू के भाई हो, मेरी फैमिली के हो, मेरे अपने, इसलिए साहिल के परिवार वालों ने तुम्हें मुझसे अकेले में बात करने में बिना किसी प्रॉब्लम की परमिशन दे दी। ये उनकी अच्छाई है और मैंने भी हाँ किया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम यह सब बकवास करने आए हो यहाँ। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इस टॉपिक पर बात करने वाले हो तो मैं कभी तुमसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं होती। इतना कुछ बोल सकती हो, लेकिन जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे सकती। रंस ने रैना को बीच में टोकते हुए जल्दी से कहा, रैना, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। बोलो रैना, जवाब दो। एक शादीशुदा लड़की के घर आकर उसके ससुराल में ही उससे ऐसी बातें करते हुए शोभा नहीं देता तुम्हें रंस। तुम इतना कैसे गिर सकते हो? ऐसी बातें बोलने से पहले एक बार सोच तो लो कि अब मैं पहले जैसे नहीं रही। मुझ पर किसी का हक है। किस चीज़ का हक? हाँ, कैसा हक? घर वालों ने ये हक उसे दिया और तुम पर उसका हक हो गया। मैं नहीं मानता तुम्हारी इस शादी को। रंस उसी तरह झल्लाया हुआ सा चढ़कर बोला, अरे रैना, कुछ दिनों की ही तो बात थी, वेट कर लेती तुम मेरा, फिर हम दोनों शादी कर लेते और अपना अलग घर बसाते। लेकिन तुमने तो मुझ पर ट्रस्ट किया ही नहीं। कि इससे पहले रंस कुछ और कहता कि रूम का दरवाज़ा खुला और सामने साहिल खड़ा था। रंस ने पीछे पलटकर देखा तो साहिल दरवाजे पर खड़ा उसे और रैना को ही देख रहा था, जिसे देखकर रंस का गुस्सा और भी 7वें आसमान पर चला गया, जबकि रैना ठिठक गई। आई नो साहिल, ये तुम्हारा घर है, पर इसका मतलब यह नहीं कि जब कोई बात कर रहा हो तो बीच में कूद पड़ो। रंस ने साहिल को घूरते हुए कहा, अगर तुम्हें आना ही था तो नॉक करके नहीं आ सकते थे क्या? एक मिनट रंस, दरवाज़ा नॉक करना गैरों का काम है। तुम शायद भूल रहे हो, यह मेरा घर ही नहीं, यह मेरा बेडरूम भी है, और अपने ही बेडरूम में आने के लिए मुझे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रंस का जो अंदाज था उस पर साहिल को भी कहीं ना कहीं गुस्सा आ गया, और जो उसका मूड वैसे ही खराब था, रैना को उसके साथ देकर उसकी इन बातों ने और भी उसे जला भुना दिया। ओफो, तो मतलब तुम्हारा कमरा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना? नहीं, यह सिर्फ मेरा कमरा ही नहीं है जिससे तुम बात कर रहे हो, यह लड़की बीवी भी है मेरी। यह लड़की बीवी भी मेरी ही है रंस। साहिल ने रंस को बीच में ही टोक दिया था, यानी कि यहाँ पर सब कुछ मेरा है और तुम मुझसे पूछे बगैर बिना मेरी इजाज़त के मेरे बेडरूम में आ गए, वह भी तब जब मैं घर पर था नहीं, मेरी बीवी से बात कर रहे हो। अगर तुम्हें अक्ल होती तो तुम खुद सोच सकते कि अगर किसकी है नॉक करके मैं अंदर नहीं आया, और गलती किसकी है, मेरी या फिर तुम बगैर मेरी इजाज़त मेरे रूम में आए तो तुम्हारी? बताओ। साहिल ने अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बड़े ही इम्तिनान भरे अंदाज से रंस को जताते हुए कहा, मेहमानों के लिए गेस्ट रूम है, किसी फैमिली मेम्बर का बेडरूम नहीं। जहाँ तुम खड़े हो या मेरा और मेरी वाइफ का कमरा है। यू मीन तुम मुझे बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हो? रंस ने इस बार साहिल के बजाय रैना की तरफ देखते हुए पूछा, जिसके पहले ही चेहरे के हाव भाव उड़े हुए थे। वह एक नज़र रंस को तो एक नज़र साहिल को देख रही थी। रंस रैना से बोला, रैना, मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ इस घर में इतना गैर हूँ और मुझे तुमसे बात करने के लिए साहिल की परमिशन लेनी होगी। तुम ये पहले बता देती ना मुझे। रंस ने रैना पर तंज कसते हुए दांत पीस कर कहा था, जैसे साहिल की शिकायत ही कर रहा हो। ऐसी बात नहीं है रंस, तुम प्लीज़। रैना ने मुंह खोला था। बस करो रैना, यहाँ ये मेरी इंसल्ट कर रहा है और तुम चुपचाप खड़ी सुन रही हो। इसी से
मुझे मेरी हैसियत का अंदाज़ा होता है कि तुम्हारी नज़रों में मेरी कोई वैल्यू नहीं। रंस ने झटके से रैना की बात काटते हुए कहा और कमरे से बाहर जाने लगा। रुको ज़रा। रंस जब दरवाजे पर खड़े साहिल को घूरता हुआ उसकी बगल से निकलने लगा तो साहिल ने उसे रोका और कमरे के अंदर चला आया। साहिल ने बुत बनी खड़ी रैना के पास आकर रंस को देखते हुए ही रैना की कमर में अपना हाथ डाल दिया और उसे एक झटके में अपने करीब खींच लिया, जिससे रैना बेतहासा आकर उसके सीने से लग गई। रंस दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था। उसकी तरह साहिल की पीठ थी और रैना का चेहरा जो अब साहिल की इस छुअन से जैसे हैरान रह गया था। साहिल ने पलटकर रंस को एक भरपूर नज़र देखा और फिर एक अदा के साथ टेढ़ी मुस्कान से मुस्कुराते हुए अपनी बाहों में सिमटी रैना के ठंडे ठंडे सुर्ख होठों पर अपने होठ रख दिए। रैना की आंखें हैरत से फैल गई थी और वो सामने खड़े रंस को पागलों की तरह देखती रह गई, जबकि रंस खुद शुलग उठा। उसका मन किया कि वो साहिल को खींच कर रैना से दूर कर दे, पर कर ना सका, तो फटी फटी आंखों से उसे यूं ही देखता रहा, जो किसी पागल प्रेमी की तरह एक शिद्दत से रैना के होठों को चूमे जा रहा था। साहिल की आंखें बंद जरूर थीं, पर उसे अच्छे से महसूस था कि वो जो रंस को जलाने के लिए रैना के करीब हुआ है, उससे वाकई रंस का पारा हाई हो रहा है। साहिल के गर्म सांसों के एहसास से रैना की आंखें मदहोशी से बंद होने लगी और उसने खुद उस इश्क की गिरफ्तारी में जैसे खुद को साहिल को सौंप दिया था। साहिल जाने कितनी देर तक रैना को अपनी बाहों में भरे, उसके होठों को अपने होठों से कसे, उनसे खेलता रहा। जब रंस से बर्दाश्त ना हुआ तो वो हाथ दीवार पर मारता हुआ गुस्से में वहाँ से जाने को मुड़ गया। ऐसा मैं इसके साथ रोज करता हूँ रंस, तुमने तो बस आज देखा है। साहिल ने रैना के होठों को आज़ाद करते हुए फूली सांसों के बीच रंस से तंज में कहा, और अभी भी वो रैना को अपनी बाहों में ही समाये खड़ा रहा, जहाँ रैना की भी ऊपर नीचे होती हुई सांसें तेजी से चल रही थी और वो हाँफते हुए चुपचाप खड़ी रही। साहिल हंसकर बोला, ये मेरी बीवी है तो इतना हक तो बनता ही है मेरा इस पर कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ इसके साथ अपनी मर्जी से। साहिल, ये दरवाज़ा तुम्हारे सामने है, तुम जा सकते हो। मुझे मेरी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है, प्लीज़। इससे पहले रंस कुछ और कह पाता, साहिल ने उसी तरह एटीट्यूड में बिना उसकी तरफ देखे काफ़ी इम्तिनान से कहा तो रंस झनझनाता हुआ वहाँ से चला गया। रंस के जाते ही उसने रैना को खुद से दूर हटा दिया और बिना उस पर नज़र डाले अलमारी से कपड़े निकालने लगा। रैना चुपचाप खड़ी साहिल को देख रही थी और साहिल की चुप्पी उसे खाए जा रही थी, जैसे उसे कहीं ना कहीं अंदाजा तो हो ही चुका था कि साहिल को ज़रूर बुरा लगा है इस बात का। आखिर रैना अनजाने में ही सही पर गलती तो कर ही बैठी थी। साहिल की खामोश नज़रें रैना को बहुत कुछ समझा गई थी और उसे अपनी गलती का रियलाइज़ भी हुआ था, पर उस वक्त वो चुपचाप खड़ी रही, जैसे उसकी चूड़ी पकड़ी गई हो या फिर उसके पास कोई लफ्ज़ ही ना था बोल पाने का। साहिल जब बाथरूम से फ्रेश होकर आया तब भी रैना उसी तरह खड़ी थी। क्या हुआ? रैना को खुद को इस तरह देखता पाया तो साहिल ने पूछा, कुछ कहना है तो कह लो, पर मैंने जो किस तुम्हें की है उसके लिए मैं सॉरी नहीं बोलूँगा। नहीं कहना, रैना ने कहा तो साहिल एक बार फिर से चुप ही रहा गया, जिस पर रैना ने दोबारा अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, साहिल आप नाराज़ हो ना मुझसे? मैं रंस से बात करना। इट्स ओके रैना, मैं नाराज़ नहीं हूँ, साहिल ने उसकी बात काटते हुए सपाट लहजे में कहा और कमरे से बाहर जाने लगा, जब रैना जल्दी से दौड़कर उसके सामने आ गई। क्या बात है? साहिल ने आंखें छोटी करते हुए पूछा। साहिल, प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे पता है आपको बुरा लगा है। नहीं, मैंने कहा ना, मुझे बुरा नहीं लगा और ना ही मैं नाराज़ हूँ, बस एक बात है जो मुझे पसंद नहीं आई। क्या ज़रूरत थी रंस को मेरे बेडरूम में लाने की? घर में तुम्हें कोई नहीं रोकता, तुम जो चाहे जैसी चाहे बातें कर सकती थी उससे, पर यूँ इस तरह से उसे अकेले लाकर तुमने मेरे परिवार वालों को गैर ठहरा दिया। नहीं साहिल, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है रैना, साहिल ने रैना को टोकते हुए कहा था तो वो चुप रह गई। लिसन रैना, घर वाले कुछ बोले ना बोले, पर इस तरह से कहीं ना कहीं तुम्हें लेकर उन सब के माइंड में कुछ गलत सोच जरूर आ सकती थी। तुम पर मैं उंगली नहीं उठा रहा, ना ही कोई और कुछ कहेगा, पर फिर भी
बी केयरफुल। रंस ने कहा था कि उसको मुझसे अकेले में बात करनी है, कुछ इम्पोर्टेंट था, तो तुम उसे मेरे रूम तक ले आई। आई नो साहिल। साहिल प्लीज़, मुझसे गलती हुई है, आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं सच कहती हूँ। रैना, मैं तुम्हें नहीं कहूँगा कि तुमसे गलती हुई है। अगर तुम्हें एहसास है कि तुमसे गलती हुई है तो तुम ही से सुधारो। मैं शायद तुम्हें पहले बताना भूल गया होऊंगा, लेकिन आज सुन लो, मुझे मेरे कमरे में किसी का आना जाना कभी पसंद नहीं रहा, जहाँ तक कि मेरी फैमिली को भी ये बात पता है। और मैं अपने कमरे में कभी किसी को आने नहीं देता। घर वालों को भी ज़्यादा यहाँ आना मना है। रैना, तुम यहाँ रह रही हो तो किसी हक की वजह से जो सिर्फ तुम्हें मिला है, और मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाकी किसी को भी। साहिल ने बेभाव से कहा था, जैसे वाकई वो आज कितना हर्ट हो। वो चेहरे से शांत था पर मन से नहीं, और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया, जबकि रैना के चेहरे पर अफसोस और उदासी फैल गई थी। वह भी साहिल के पीछे ही कमरे से बाहर आ गई। साहिल जब नीचे आया तो रंस वहीं हॉल में बैठा था, और इसके साथ ही रेखा, अतुल, अमर, राधा और रिमझिम सभी रंस को घेरे उसके आसपास बैठे हुए थे। रंस भी सबसे हंस हंस कर खुशी से बात कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। साहिल का परिवार रंस को भी सागर जितना ही मानता था। रंस खुद भी साहिल के परिवार से कभी कोई बैर नहीं रखता, बस साहिल से ही उसकी ज़्यादा बनती नहीं थी। और अब जब से साहिल की शादी रैना से हो गई तो रंस वाकई साहिल से दुश्मनी पर उतर आया था। साहिल भी नीचे आकर रंस और बाकी सबके साथ बैठ गया था। सब आपस में बातें कर रहे थे जब रैना चाय लेकर आई और वहीं रखकर सबके लिए चाय की प्याली बनाने लगी। रैना ने सबसे पहले एक चाय बनाई थी, और जैसे ही वह पहला कप हाथ में लेकर खड़ी हुई, रंस ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया उसे थामने, लेकिन रैना ने रंस को इग्नोर करके चाय की पहली प्याली साहिल की तरफ बढ़ा दी। रैना का रंस को इस तरह इग्नोर करना रंस को कहीं ना कहीं दुखी करने से ज़्यादा जिल्लत की चोट दे गया था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था रैना का उसे छोड़कर साहिल की परवाह करना, जबकि साहिल ने बिना रैना की तरफ देखे चुपचाप उसके हाथ से चाय ले ली। और साहिल की खामोशी रैना को दिल ही दिल में और भी ज़्यादा बेचैन कर गई। उसने रंस को ही नहीं, जैसे बाकी सबको भी भुला दिया था। साहिल के बाद रैना ने बाकी सभी के लिए चाय बनाई और सबको चाय देकर वहाँ से चली गई, जैसे ही उसे अब वहाँ रुकना गवारा नहीं था। रंस की नज़रें बस उसी पर थी। उसे अच्छा नहीं लगा था रैना का उस घर में इस तरह घुल मिल जाना, क्योंकि साहिल क्या पूरा परिवार ही रैना के साथ इस तरह पेश आ रहा था जैसे वह चंद दिनों की ही नहीं बल्कि सालों से उनके परिवार का हिस्सा हो। और यही बात रंस को दिल ही दिल में गुस्सा दिला रही थी। वह तो यहाँ रैना को अपने प्यार का एहसास दिलाने आया था, उसे उकसाने आया था कि यहाँ उसका कोई नहीं, लेकिन यहाँ का नज़ारा कुछ और ही था जो रंस को अपने लिए कहीं ना कहीं मुसीबतें बढ़ा देने वाला लग रहा था। रैना, तुम यहाँ खुश नहीं हो, मैं जानता हूँ। नहीं तो तुम यहाँ खुश, और मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊँगा, तुम्हें हासिल करके रहूँगा। रैना, इस परिवार से दूर, साहिल से दूर, तुम सिर्फ मेरी हो। पहली बार तो मैंने प्यार किया है और इतनी जल्दी अपने प्यार को किसी और का नहीं होने दूंगा। रंस अपने आप से ही बोल रहा था और उसका चेहरा गुस्से से तन गया था। रंस साहिल और साहिल के घर वालों के साथ बैठा अपने दिल ही दिल में अपने आप से बातें कर रहा था। रैना, बहुत जल्द तुम मेरी होगी, याद रखना, इतना मजबूर कर दूंगा तुम्हें मैं। रंस थोड़ी देर वहाँ रुका और फिर सबको बाय बोलकर वापस चला गया, जबकि साहिल को रंस के चेहरे के हाव भाव से कुछ एहसास ज़रूर हुआ था, लेकिन उसने नज़रअंदाजी में सर झटक दिया। रिमझिम ड्राइवर के साथ कॉलेज के रास्ते पर थी जब अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक दूसरी गाड़ी आकर रुकी थी, और रिमझिम को कानों में ईयरफोन लगाए आंखें मूंदे पीछे बैठी थी। ड्राइवर के एक झटके में ब्रेक मारते ही वह लड़खड़ा गई और गिरते गिरते बची। क्या कर रहे हो ड्राइवर अंकल, ऐसे ब्रेक कौन मारता है? रिमझिम ने रूठते हुए कहा। अंकल, अभी गिर जाती मैं। बेटा, वहाँ सामने किसी ने, देखो ना, किसी ने हमारी गाड़ी का रास्ता रोका है, तो मुझे जल्दी में ब्रेक लगाना। ड्राइवर बोल रहा था और रिमझिम ने गाड़ी के सामने देखा तो वो सामने जो गाड़ी थी उसे देखकर रिमझिम के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई, क्योंकि वो और कोई नहीं सागर था। सागर को देखकर रिमझिम जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली और दौड़ती हुई जाकर सागर के गले लग गई, तो उसने भी उसे फौरन अपनी बाहों में भर लिया था। ऐसे कौन करता है सागर?
मैं करता हूँ, और कौन करेगा? रिमझिम ने शिकायत की तो सागर ने मुस्कुराकर कहा, और कौन तुम्हारा रास्ता रोक सकता है, क्यूटी पाए? कॉलेज जा रही हो क्या? पर तुम तो कह रही थी कि तुम अनपढ़ रहोगी, तो फिर ये क्यों? सागर ने उसे छेड़ने के लिए हंसकर कहा तो रिमझिम, जो अभी तक उसके गले से लगी खड़ी थी, उसके कंधे पर जोर से दांत काट लिया। तुम खुद होगी अनपढ़, अब यह सब भी तुम करने लगी। कभी मारती हो, कभी झटकती हो, और अब दांत भी काटने लगी। तुम तो बहुत डेंजर होती जा रही हो यार रिमझिम, सागर ने रिमझिम से कहा और उसे लिए उसके ड्राइवर के पास आ गया था। सुनिए अंकल, आप अब यहाँ से जा सकते हैं। मैं रिमझिम को कॉलेज तक ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन सागर बाबा, अतुल सर तो कहते हैं कि मैं रिमझिम बेबी को कॉलेज तक ड्रॉप करूं और उसके बाद कॉलेज से वापस लाना भी मेरी ड्यूटी है। ड्राइवर ही हिचकिचा गया था। अरे मैं कह रहा हूँ ना, आप जाइए, मैं संभाल लूँगा अंकल, सागर ने ड्राइवर की बात काटते हुए इम्तिमान से कहा था। तो वो बस खामोशी से रिमझिम की तरफ देखने लगा जैसे कुछ पूछ रहा हो। और जब रिमझिम ने भी आंखें दबाकर ड्राइवर को सहमति दी थी तो ड्राइवर ने हाँ में गर्दन हिला दी और वहाँ से चला गया। ड्राइवर के जाते ही सागर ने रिमझिम को गोद में उठा लिया था। तो बोलो, अब कॉलेज जाओगी या फिर सागर के सवाल पर रिमझिम ने भी उसके गले में अपने हाथ डालते हुए बोला, या फिर घूमने डियर, क्या करूँगी मैं पढ़ लिख कर? हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, मुझे अनपढ़ बीवी ही चाहिए, ज़्यादा डिमांड नहीं करेगी। चलो फिर कहीं। कहाँ? जहाँ तुम चाहो ले चलो मुझे। मैं अब तो तुम्हारी गोद में हूँ ना, तो मर्जी भी तुम्हारी ही होगी। अरे वाह, मेरे साथ रहते रहते तुम भी माइंडेड होती जा रही हो जान। सागर उसे उसी तरह गोद में लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। रात बढ़े जब साहिल अपने बेडरूम में आया था तो उसे रैना बैठी मिली, जो बेड पर हाथ पैर चढ़ाए चुपचाप बैठी थी और उसके हाथ में मोबाइल था जिसमें रैना पूरी तरह खोई थी। उसे शायद साहिल का आना भी पता नहीं चला। साहिल आकर चुपचाप बेड की दूसरी तरफ साइड पर बैठ गया और दोबारा रैना की तरफ देखा, जो अब भी मोबाइल की स्क्रीन पर नज़रें गड़ाए हुई थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था जब साहिल सोने आया हो तो रैना ने उससे कोई बात ना की हो, या फिर ज़्यादातर तो साहिल खुद ही उससे बातों के बहाने ढूंढ लेता। अक्सर कमरे में साहिल ही पहले आता था और रैना घर का बचा काम निपटा कर राधा के साथ ही फ्री होती और सोने आती। लेकिन आज वह सबसे पहले ही अपने कमरे में आकर बैठ गई थी, वह भी मोबाइल से इस तरह चिपक कर कि उसे किसी बात की भनक ही नहीं थी। साहिल लेट गया और सोने की कोशिश करता रहा, पर रैना उसी तरह बैठी मोबाइल चलाती रही। साहिल का मन हुआ कि वह रैना से कुछ पूछे, उससे बात करे, लेकिन जब उसने रैना को इस तरह बिजी देखा तो चुप ही रह गया। लाख कोशिश करने के बाद साहिल को मुश्किल से नींद आई और वह भी सो गया था। पर रात बढ़े जब साहिल की नींद टूटी तो उसने करवट ली और जैसे ही वो रैना की तरफ पलटा, उसको देखकर हैरान ही रह गया था। आधी रात हो गई थी और वो अभी भी मोबाइल पर नजरें गड़ाए उसी तरह बैठी हुई थी। रैना, जो दिन में भी कभी ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करती थी, आज रात भर वह मोबाइल चलाती रही। यह बात साहिल को कहीं ना कहीं खटक गई थी। रैना, रात के 11 बज रहे हैं, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? इस बार साहिल ने अपनी चुप्पी तोड़ी। देखा तो उसकी नज़रें रैना पर अटक कर रह गई। कुछ था जो उसके दिल में खटका था, इसलिए वह जो पूरा दिन खामोश रहा इस बार सवाल कर डाला, ऐसा क्या है तुम्हारे मोबाइल में रैना, जो तुम आज सोना ही भूल गई? अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है, साहिल ने कहा तो वो हड़बड़ा गई थी और जल्दी से अपना मोबाइल बंद करके लेट गई। सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला टाइम का, रैना ने कहा। आई नो, तुम फ़ोन में इतना खो गई थी कि तुम्हें मेरा आना भी पता नहीं चला, तो किसी और बात का पता ना होना कोई बड़ी बात नहीं, साहिल ने विभाव से कहा और वापस आगे मूंद कर लेट गया, जबकि रैना ने वापस फ़ोन निकाला और अब वह लेटे लेटे ही मोबाइल देखने लगी, पर सोई नहीं। साहिल ने पलटकर एक नज़र उसे देखा और वापस उससे मुंह फेर कर दूसरी ओर करवट लेकर लेट गया, जैसे अब उसे रैना से कुछ नहीं कहना था, जबकि खुद रैना भी मोबाइल के आगे साहिल की खामोशियाँ, उसकी बातों में छुपी नाराज़गी और तंज को समझ ही नहीं सकी थी। वह फ़ोन में जाने ही किससे मैसेज से बातें कर रही थी, इसका अंदाज़ा साहिल को हुआ था, लेकिन वह रैना पर शक नहीं कर सकता था, इसलिए चुप रहा। रंस के दोस्त अभय और देव आपस में बातें कर रहे थे जब अचानक ही उन दोनों के गालों पर एक साथ आकर रंस का थप्पड़ पड़ा था।
उसने आते ही सबसे पहले उन दोनों की पिटाई ही की थी, जिससे वह दोनों भौचक्के से रह गए। क्या क्या हुआ रंस? हमने क्या किया है यार? तू हमें मार क्यों रहा है? देव ने अपना गाल सहलाते हुए रंस से पूछा था और अभय की तरफ देखने लगा। वो दोनों ही हैरान परेशान रंस को एकटक देख रहे थे। मैंने तुम दोनों को बोला था कि राज भाई को बता दो, मैं किसी काम से अबू धाबी जा रहा हूँ, कुछ दिनों बाद लौट कर आऊँगा। तब तक वह मेरी शादी पोस्टपोन कर दी। लेकिन तुम दोनों ने क्या किया? रंस ने गुस्से में कहते हुए एक बार फिर से अपना हाथ उठाया था और दोनों के गाल पर एक साथ एक ही बार में थप्पड़ लगा दिया। कमीनों, अगर तुम लोगों ने राज भाई को बताया होता तो शायद वह रैना की शादी इतनी जल्दी में साहिल से नहीं करवा देती। आज तुम लोगों की वजह से ही मैंने रैना को अपने प्यार को खो दिया। जान ले लूँगा मैं तुम दोनों की। अरे तो पहले हमारी बात तो सुन रंस, बैठ यहाँ पर। अभय ने रंस को पकड़कर अपनी और देव के बीच में बैठा लिया, जबकि रंस का गुस्सा अभी भी उसी तरह बरकरार था। देख यार रंस, हम तेरे राज भाई से बात करने वाले थे, लेकिन हमें पूरी शादी में तेरे भाई कहीं मिले ही नहीं। और जब तुझको तेरा परिवार शादी में ढूंढ रहा था और तू नहीं मिला तो सब बहुत परेशान हो गए। वो सब आपस में इधर उधर मिलकर बातें कर रहे थे। हमें मौका ही नहीं मिला राज भाई से अकेले में बात कर पाने का कि हम उन्हें तेरे बारे में कुछ बता पाते। वही तो रंस, अभय सही कह रहा है यार। और जब राज भाई से बात करने का मौका मिला भी तो पता चला उधर रैना के साथ मंडप पर साहिल बैठा हुआ है। अभय की हाँ में हाँ मिलाते हुए इस बार देव ने बात पूरी करते हुए कहा था, यानी कि रंस, तेरे भाई और साहिल के पापा ने मिलकर यह फैसला अकेले में लिया था, हम लोग वहाँ नहीं थे। हाँ, सब लोगों ने मिलकर तेरी तबाही का बहुत अच्छा इंतजाम किया है। रंस, जो अब तक देव और अभय को घूर रहा था, अब अपनी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़े बेचैनी से, इरिटेशन और गुस्से में बोला, लेकिन तुम दोनों भी देखना, मैं इतनी आसानी से किसी को रैना को मुझसे छीनने नहीं दूंगा। वो सिर्फ मेरी है। अब तू क्या करेगा रंस? तू अब यह सब भूल ही जा कि वह तेरी है, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। और नहीं, बस नहीं, मैं नहीं मानता इस शादी को, समझा तू? इससे पहले देव अपनी बात पूरी कर पाता, रंस ने उसका कॉलर पकड़कर उसे गुस्से में झटक दिया था। यह शादी नहीं, समझौता है। और रैना मेरा प्यार है, मैं उसे किसी और के साथ हरगिज नहीं देख सकता, वह भी साहिल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो तू अब क्या करेगा रंस? क्या करना चाहता है तू अब? अभय ने रंस से देव को छुड़ाते हुए पूछा था। जो भी करूँगा तुम दोनों को ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि तुम दोनों मेरी हेल्प करोगे। आई नो कि हम तेरे दोस्त हैं, पर रंस, हम तेरे ऐसे वैसे किसी गलत काम में तेरी मदद नहीं कर सकती। और वैसे भी साहिल पुलिस वाला है, हमें तो तू उससे दूर ही रख। अभय ने हाथ खड़े करते हुए कहा था। मैंने सुना है साहिल का रिकॉर्ड कैसा है, बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर है, किसी मुजरिम को नहीं बख्शता। उसकी बीवी को छेड़ा तो तब तो पक्का वो हमें बीच रोड पर दौड़ा कर मारेगा। ऐसा खतरा हम मोल भला क्यों लेंगे रंस? वो हमें नहीं छोड़ेगा यार। इस बार अभय को देखते हुए उसी की तरह देव ने भी डर से कहा था, और वो दोनों ही रंस से चेहरा मोड़े एक दूसरे को हैरत से देखे जा रहे थे। रंस, अगर तूने कोई ऐसा वैसा प्लान बनाया है जिसमें कोई खतरा है तो प्लीज़ मुझे उससे दूर ही रखना। वह कोई मामूली इंसान नहीं है, पुलिस वाला है। ऐसे केस में अंदर डालेगा कि कभी छूट नहीं पाऊंगा, क्या पता इनकाउंटर ही कर दे। देव काफ़ी हद तक डरा सहमा सा बोल रहा था, जबकि रंस का गुस्से से पारा और भी हाई हो गया था। ऐसा वैसा इंसान नहीं, पुलिस वाला है तो क्या हुआ, कुछ भी करेगा। क्यों किया उसने रैना से शादी, जबकि वो अच्छे से जानता था कि आई लव रैना हो। हाँ, तो अब तू रैना के लिए क्या? यस, ऐसा प्लान बनाऊंगा कि उसे खुद रैना को छोड़ना होगा। अब है जो शायद कुछ कहने वाला था, एकदम ही चुप होकर रह गया जब रंस ने उसके चेहरे पर काफ़ी सातिराना भाव लाते हुए सीरियस सी पर एक डरावनी मुस्कान में कहा था, अगर साहिल ने रैना को छोड़ दिया तो ठीक, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगा। मैं खुद नहीं जानता, मुझे बस रहना चाहिए, मुझे साहिल से कोई मतलब नहीं। जो भी करना रन सोच समझ कर करना। तुम रैना के साथ जीना चाहते हो, पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि यह तुम्हारा फैसला तुम्हें बहुत भारी। ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, जो बोल रहा हूँ वह करो। रैंस ने अभय के सर पर थप्पड़ मारते हुए उसकी बात काट कर उसी तरह कहा था और अब उन दोनों को अपना प्लान समझाने लगा।
ये देखो, अगर रैना साहिल के साथ इस शादी में खुश होती तो वह मुझसे इतना बातें क्यों करती, कभी फ़ोन तो कभी मैसेज पर मेरी उससे हर वक्त हर दिन बातें होती रहती है। रंस ने अपने मोबाइल की स्क्रीन उन दोनों के सामने की थी जिस पर उसकी और रैना की चैटिंग थी, जिसे देखकर अभय और देव दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। रंस, ये सच में रैना है क्या? देव ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा। क्यों, कोई शक है क्या? उस दिन जब मैं रैना से मिलने उसके घर गया था, मुझे उसी दिन उसका फ़ोन नंबर मिला और मैंने उसे एक बार कॉल किया था। तब से हमारी बातें होने लगी और हम बराबर अटैच में हैं। तो अब तू करने क्या वाला है रंस? रंस, तू रैना को अपने प्यार में फंसाएगा ताकि वह साहिल से डाइवोर्स लेकर तेरे साथ। देव अपनी बात कट कट कर बोल रहा था और फिर आधी अधूरी बात पर ही चुप रह गया। रंस, एक बार फिर से सोच ले, क्या तू सही कर रहा है? अभय ने पूछा था। प्यार में सब कुछ जायज़ है, रंस ने टेढ़ा मुस्कुराकर एक अदा से कहा। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और रैना पूरी तरह से साहिल के परिवार में एडजस्ट भी हो चुकी थी। राधा के दिन चढ़ने लगे थे तो वो अब ज़्यादा घर में इधर उधर नहीं दौड़ती भागती फिर सकती थी। रिमझिम और रेखा उसके आसपास लगे रहते थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन रैना का अंदाज कुछ बदल गया था। कई दिन हो गए थे पर रैना पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रही। जहां वह अपने परिवार वालों के साथ बैठकर घंटों बात करती रहती थी, राधा के साथ मस्तियाँ करती, रिमझिम के साथ हंसती बोलती थी, वहीं अब एकदम चुपचाप से रहने लगी थी। बस उसका एक ही दोस्त था और वह था उसका मोबाइल। साहिल ने ही नहीं, सब ने इस बात को नोटिस किया था कि रैना पहले की तरह नहीं रही। वह सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल की होकर रह गई। सुबह जल्दी उठने वाली रैना घर में सबसे लेट उठती, क्योंकि आधी आधी रात तक तो वह मोबाइल चलाती रहती थी, जिसके बारे में सिर्फ साहिल ही जानता था, क्योंकि वह ही तो उसे कमरे में देखता था। रैना चेंज किए बिना ही लेट जाती और मोबाइल चलाते चलाते ही जाने कब सो भी जाती, कब जागती, क्या करती, साहिल को भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। साहिल की रात में जब भी नींद खुलती वह उसको मोबाइल से ही चिपका पाता, लेकिन उसने कुछ कहना तो दूर, रैना से कुछ पूछना भी छोड़ दिया था। बस कभी कभार उसे एकटक देखता रहता, जिससे रैना को उसकी नज़रों में कुछ महसूस होता तो वो फ़ौरन मोबाइल साइड में कर देती। सारा दिन रैना बस मोबाइल में ही घुसी रहती। उसे मोबाइल के अलावा अब कुछ और अच्छा ही नहीं लगता था। वहीं राधा की भी अब तबीयत थोड़ा बिगड़ने से लगी थी और वो भी ज़्यादातर अपना वक्त अपने कमरे में ही बिताती, लेकिन फिर भी फैमिली वालों के साथ बैठना, उनसे बातें करने का राधा टाइम निकाल ही लेती। बस रैना को ही किसी के लिए फुर्सत नहीं थी। यूं ही एक दिन सुबह सुबह जब साहिल नाश्ते की ट्रे लिए डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था, रैना जो सुबह उठकर राधा के साथ सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी, वह आज सबकी ब्रेकफास्ट करके अपने अपने काम पर चले जाने के बाद सो कर उठी थी और आकर सीधा साहिल के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और अब भी उसके हाथ में मोबाइल था और नज़रें मोबाइल स्क्रीन पर। रैना कमरे से लेकर डाइनिंग टेबल तक मोबाइल ही देखती हुई आई थी। साहिल ने नाश्ते से नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, पर रैना ने उसे नहीं देखा था। राधा साहिल के पास ही खड़ी थी और वह भी रैना को ही देख रही थी, लेकिन उसको किसी से मतलब नहीं था। साहिल ने राधा को देखा तो जैसे शर्मिंदगी से डूब गया। राधा रैना को एक अजीब सी नज़र से देख रही थी, जो साहिल को कहीं ना कहीं खल गया था। राधा बीमार भी थी, पर अब भी वह अपने काम से कभी पीछे नहीं हटती, लेकिन रैना अपने मोबाइल के आगे किसी को अटेंशन ही नहीं देती। भले ही राधा यह कहती नहीं थी, लेकिन साहिल को राधा जहाँ तक कि पूरे परिवार की नज़रों में एक शिकायत सी महसूस होती, पर कोई रैना को कुछ कहता नहीं था। लेकिन साहिल को सबके सामने शर्मिंदगी ज़रूर महसूस होती। साहिल ने अब राधा से नज़र चुराकर वहाँ से उठकर चले जाने में ही बेहतरी समझी और पास में रखा पानी का गिलास उठाकर पानी पीना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने पानी के गिलास को छुआ, उससे पहले ही रैना उसे उठाकर जल्दी जल्दी पानी पीने लगी। उसके एक हाथ में पानी का गिलास था और एक हाथ से मोबाइल। उसकी नज़रें मोबाइल पर थी और वह जल्दी जल्दी पानी पिए जा रही थी, जबकि साहिल का हाथ जो पानी का गिलास उठाने के लिए बढ़ा था वह खाली ही रह गया, जिसे देखकर राधा ने फौरन ही रैना से कहा, रैना, यह पानी मैं साहिल के लिए लाई थी, उसे जाना है जल्दी। राधा ने मध्यम आवाज़ में ही कहा था, सॉरी मुझे प्यास लगी थी तो मैंने पी लिया। मैं अभी दूसरा पानी लेकर आती हूँ। रैना उठने लगी थी, पर उसका मोबाइल पर नज़रें टिकी होने की वजह से चेयर से लड़खड़ा गई और वापस उसी पर गिरते हुए बैठ गई। अरे रैना, संभल कर गिर जाओगी, क्या कर रही हो?
राधा के मुंह से निकला, जबकि साहिल भी चौंक उठा था। नहीं भाभी, ठीक हूँ मैं, बस पैर। रहने दो, तुम मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, अपना मोबाइल चलाओ। तुम्हें फालतू में डिस्टर्ब होगा, साहिल ने रैना को एकटक देखते हुए तंज भरी आवाज़ में कहा और मुस्कुराकर राधा की तरफ देखा और चुपचाप वहाँ से चला गया। साहिल के जाते ही रैना ने जैसे कुछ एहसास किया था, इसलिए उसने मोबाइल टेबल पर रख दिए और चुपचाप बैठी रही, जबकि राधा भी हैरान थी रैना के इस बदलाव से। भाभी, आपकी तबीयत कैसी है अभी? और आपको आराम करना चाहिए था ना, आप यहाँ क्यों आई हैं? रैना ने राधा की तरफ देखते हुए बात बदलने को कहा था। रैना, अगर मैं नहीं आती तो घर में सबको टाइम पर नाश्ता नहीं मिलता। अगर अमर और पापा को ऑफिस जाना था, साहिल को पुलिस स्टेशन और रैना को जैसे काफ़ी अरसे बाद टाइम मिला था, तो उसने राधा से हाल चाल पूछते हुए उसे सवाल कर डाला था, जिस पर राधा ने भी ज़बरदस्ती की मुस्कान चेहरे पर सजाए हुए धीरे से कहा और वहाँ से चली गई। सबके हटते ही रैना वापस मोबाइल में जुट गई थी। वह अभी हुई साहिल की तंज भरी बात और उसकी नाराज़गी को कैसे भूल गई, और ना ही उसे राधा की वह जख्मी सी आवाज़ ही समझ आई थी। कई दिन हो गए थे पर रैना में अब तक कोई बदलाव नहीं आया। वह मोबाइल में ही सारा दिन चिपकी रहती और रात को भी आधी आधी रात तक मोबाइल ही देखा करती, जिसे साहिल ने पूरी तरह से इग्नोर कर रखा था और अब उसे आदत हो गई थी रैना के ऐसे बर्ताव की। साहिल उसको कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप आकर लेट जाता और नींद आते ही सो भी जाता, जबकि रैना उसी तरह बैठी मोबाइल चलाती रहती। कई दिन बीत गए थे, साहिल ने रैना से कोई बात नहीं की थी। करता भी कैसे, जब उसको रैना ने कोई मौका ही नहीं दिया। और साहिल ही क्या, रैना तो राधा, यहाँ तक कि रिमझिम और पूरे परिवार को भी खुद से बात करने का मौका नहीं दे रही थी। एक शाम जब साहिल वापस लौटा तो थका हारा हुआ सा लग रहा था। सब लोग वहीं लिविंग में ही आकर आग जलाकर इकट्ठा बैठे हाथ सेक रहे थे। रिमझिम, रैना और राधा नीचे ज़मीन पर थी, जबकि बाकी सब सोफे पर बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे। साहिल को आता देख कर रेखा खुश हो गई। क्या बात है साहिल, आज तुम इतनी जल्दी आ गए? बहुत उदास लग रहे हो बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? रेखा ने प्यार भरी आवाज़ में फिक्र से कहा। अरे मम्मी, कैसी तबीयत? साहिल भाई बिल्कुल ठीक है, मुझे पता है यह आजकल क्यों इतनी जल्दी घर आ जाते हैं। कहाँ तो पहले पूरे पूरे हफ्ते यह घर में दर्शन ही नहीं देती थी, और अब कहाँ, अब यह घर से दूर ही नहीं रह पाते। रिमझिम ने एक नज़र रेखा को देखने के बाद साहिल को शरारत से देखते हुए उसे छेड़ा था। आपको नहीं पता, शायद मम्मी साहिल भाई अब बाहर रह नहीं पाते, क्योंकि इनकी बीवी घर में जो रहती है। रिमझिम, तो अपना मुंह बंद करेगी ज़रा, सिपकली कहीं की। साहिल ने रिमझिम को डांटती नज़रों से देखा था और सर पकड़े आकर वहीं सबके पास बैठ गया। क्या हुआ साहिल, आज तो घर जल्दी आ गया? ठीक तो है, पर तू ऐसे वीक क्यों लग रहा है बेटा? साहिल, जो रेखा और अतुल के बीच में बैठा था, तो अतुल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आर यू फाइन माय सन? पापा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, शायद मुझे बुखार है सुबह से, और मेरा सर दर्द भी हो रहा है। मैं सुबह ही छुट्टी लेकर आ जाता, लेकिन काम था इसलिए नहीं आ पाया। क्या कहा, बुखार है? रेखा ने जल्दी से साहिल के माथे को छूकर देखा और परेशान हो उठी। अरे, तुझे तो बहुत तेज बुखार है, ऐसा भी क्या काम था तुझे साहिल कि तू अपने आप को ही भूल आए? रेखा की आवाज़ में गुस्से की फिक्रमंदी और दर्द की तकलीफ थी। साहिल ने सामने बैठी रैना को देखा, जिसके हाथ में मोबाइल तो था, लेकिन नज़रें अब साहिल पर ही थी। शायद रेखा की आवाज़ पर उसने मोबाइल बंद किया था। वहीं रिमझिम भी, जो अपने मोबाइल से सागर के साथ चैटिंग कर रही थी, उसने भी फ़ौरन ही मोबाइल बंद कर दिया। क्या हुआ रिम्मी, तुम रिप्लाई क्यों नहीं दे रही, कहाँ गई? रिमझिम को ऑनलाइन पाकर भी मैसेज ना करता देख उधर से सागर का मैसेज आया। सागर, मेरे साहिल भाई को बुखार है और मैं यहाँ उनके साथ हूँ, सॉरी अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। रिमझिम ने भी फ़ौरन ही सागर को मैसेज करके बताया था, लेकिन वह मोबाइल बंद करती उससे पहले ही सागर का तुरंत दूसरा मैसेज आया। क्या हुआ है साहिल भाई को, वह ठीक तो है ना? हाँ, बस बुखार है, शायद अभी अभी घर आए हैं, घर में सब टेंशन में है, इसलिए साहिल भाई को देख कर मैं भी आ जाऊँ क्या? सागर ने एक और मैसेज डाला था, साहिल भाई को देखने मुझे भी तुम्हारे घर आना है। सागर, रात हो गई है, तुम इतनी रात को मेरे घर आओगे? रिमझिम ने हैरत और परेशानी से जल्दी जल्दी अपना मैसेज टाइप करके सागर को भेजा था। हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी आ सकता हूँ। नहीं, रहने दो सागर, सुबह आ जाना, पर मुझे रात में नींद भी तो नहीं आएगी, सुनकर भला मुझे चैन कहाँ
रिम्मी मैसेज और फ़ोन बंद। साहिल भाई को सागर ने आखिरी साहिल दवाई ली तुमने कि नहीं? अमर उठकर साहिल के पास आ गया था और उसका हाथ छूकर चेक करने लगा। साहिल, तुम्हें तो काफ़ी तेज़ बुखार है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं भाई, मैंने अभी दवाई नहीं ली, डोंट वरी। मम्मी, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हल्का सा बुखार है, थोड़ा सा आराम कर लूँगा तो ठीक हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आई एम फाइन। साहिल ने जुकाम की शिद्दत से निकल रहे अपने आंखों समेत रगड़ते हुए कहा था, भाभी क्या आप एक कप चाय मेरे रूम में भिजवा सकती हैं प्लीज़? साहिल रेखा से कहने के बाद राधा की तरफ देख कर बोला था, जो उसके पास ही उसके सर को सहलाते हुए अमर के करीब खड़ी थी। हाँ हाँ क्यों नहीं साहिल, मैं अभी बना कर लाती हूँ, तुम जाओ। भाभी आप रहने दीजिए, आप आराम कीजिए, चाय मैं बना दूंगी, रैना ने कहा और उठकर किचन की तरफ जाने लगी। नहीं, तुम रहने दो, मुझे राधा भाभी के हाथों की चाय ज़्यादा पसंद है। साहिल ने रैना को साफ इनकार किया और उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया, जबकि राधा भी किचन की तरफ गई थी। रेखा ने रैना की तरफ देखा, जिसका चेहरा कहीं ना कहीं उतर गया था। रैना, क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों हो रही हो? वो क्या है ना कि साहिल को राधा के हाथों की चाय पीने की आदत है, शायद इसलिए बोल दिया हो। नहीं मम्मी, मैं तो बस यूँ ही। अरे कुछ नहीं हुआ है साहिल भाई को, बस बुखार है, ठीक हो जाएगा, यू डोंट वरी भाभी, आप शायद इसलिए परेशान हैं, राइट रैना भाभी? रिमझिम ने रैना की मायूसी का एक अलग ही रीज़न निकाला था। आपको साहिल भाई की इतनी फिक्र है, वाओ रैना, ठीक हो जाएगा साहिल, शायद इस मौसम के बदलाव की वजह से है, तुम टेंशन मत लो, जाओ अपने कमरे में देखो, शायद साहिल को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो। रेखा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा था, तो वो उठकर साहिल के पीछे चली गई। रैना जब कमरे में आई तो साहिल बेड पर टेक लगाए हाथों से चेहरा ढके लेटा हुआ था। साहिल, आप ठीक तो है ना? रैना साहिल के पास आते हुए धीरे से बोली थी, जबकि साहिल आंखें मूंदे लेटा रहा। उसे रैना का आना शायद मालूम नहीं हुआ था। जब उसकी आवाज़ पर अपनी आंखों से हाथ हटाया तो उसे अपने पास खड़ा देखकर कुछ देर यूं ही रैना को देखता रहा। क्या हुआ साहिल, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? साहिल की नज़रों की तपिश को रैना ने अपने चेहरे पर महसूस करते हुए पूछा था। नहीं कुछ नहीं, और मैं ठीक हूँ, यू डोंट वरी रैना, साहिल ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा और वह वापस आंखें मूंद कर लेट गया। साहिल, मैं आपका सर दबा दूँ? जाने कैसे ही एकदम से रैना के मुंह से यह बात निकली थी, पर इससे पहले साहिल कुछ बोलता वह जल्दी से आकर उसके पास बैठ गई थी और साहिल का सर दबाने लगी। रहने दो रैना, मैं ठीक हूँ, अगर सर की मालिश कर दूंगी तो और जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। बुखार है तो सर दर्द तो होगा ही, मेरी इतनी फिक्र करोगी तुम तो आदत हो जाएगी मुझे तुम्हारी, साहिल ने एकदम से कहा और उसकी आवाज़ में मायूसी थी जो रैना बखूबी समझ रही थी, पर वह कुछ बोली नहीं और चुपचाप साहिल का सर हौले हौले दबाती रही। तो दोस्तों, आखिर रैना को क्या हुआ है और इतनी देर तक वह मोबाइल में क्यों बिजी है और कहाँ बिजी है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुने, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।